जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा जो सीरीज है जीवन जगन्नाथ, उसका आज का टॉपिक है राजा पुरुषोत्तम देव जी। और हमारी जो रेसिपी है आज वो है रबड़ी, जो जगन्नाथ जी को बहुत ही प्रिय है। और जैसा हम हमेशा करते हैं, पहले रेसिपी बनाते हैं बाद में बात करते हैं। तो चलिए पहले रबड़ी बनाना शुरू करते हैं, बाद में आके किंग पुरुषोत्तम देव और उनका जो जगन्नाथ जी के साथ एक्सपीरियंस था उसके बारे में हम बात करेंगे। जय जगन्नाथ। अभी मैं अपने किचन में हूँ और आज हम बना रहे हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी का एक पसंदीदा प्रसाद रबड़ी। और वैसे तो भगवान जी को सारी चीज़ें पसंद है जो उनके लिए बनता है, लेकिन दूध से बनी चीज़ें उनको ज़्यादा पसंद है और इसलिए मैं आज रबड़ी बना रही हूँ। और ये हम पूरा प्योर तरीके से बनाएंगे, कोई भी खोया वगैरह ऐड नहीं करेंगे हम इसमें, क्योंकि जब घर में नॉर्मली हम बनाते हैं तो खोया ऐड कर देते हैं उसको थोड़ा मोटा करने के लिए। लेकिन ये सिर्फ दूध से बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम दूध से बनाएंगे। मैं इस स्टील के भगोने में इसको बना रही हूँ। इसमें मैंने 1 लीटर दूध लिया है और उसको उबालने के लिए रख दिया है। लेकिन जब ये मतलब आधा हो जाएगा, रिड्यूस होकर आधा हो जाएगा, तब मैं उसको एक नॉनस्टिक के पैन में ट्रांसफ़र कर दूँगी, ताकि वो लगे ना। कभी कभी ऐसा हो गया है कि ये जो भगोना है उसके नीचे वो लग गया है, तो पहले मैं इसमें उबाल लेती हूँ और लास्ट 10 मिनट के लिए मैं उसको नॉनस्टिक के पैन में उबालूंगी, उसके बाद वो हो जाएगा। और दूध मैंने चढ़ा दिया है। चीनी आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना आपको चाहिए। मैं तो कोई ऐसा कुछ नहीं कहूँगी कि 2 चम्मच या 3 चम्मच डालें, वो अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। फिलहाल तो मैं दूध चढ़ा दी हूँ, बाद में आके देखेंगे जब वो आधा हो जाता है उसके बाद आके आगे का प्रोसेस करेंगे। अभी मैं आधे घंटे बाद आई हूँ और ये ऐसे उबल रहा है और इसको और 10 मिनट यहीं पर उबलने देते हैं। उसके बाद मैं इसको एक नॉनस्टिक के पैन में ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि अगर ये स्टील का बर्तन है और इसमें नीचे लगने का थोड़ा चांस है, इसलिए मैं उसको नॉनस्टिक के बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी। उसके बाद हम वहाँ पर रबड़ी बनाएंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं 15 मिनट बाद दूसरे नॉनस्टिक के पैन में उसको ट्रांसफ़र कर दूँगी, तो मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया था और ट्रांसफ़र करने के बाद और 15 मिनट पकाया था। उसके बाद देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो गई है। अभी हमें उसको ऐसे रखना है और ये जो साइड में लगा है और इन सबको ऐसे निकाल के उसमें मिलाना है। मैं मिलाई नहीं हूँ अभी ऐसे सब कुछ मिलाना है, लेकिन उसका जो थिकनेस है वो इतना ही रहेगा, क्योंकि बाद में जो ठंडा हो जाएगा तो वो थोड़ा और थिक हो जाएगा। और मुझे 1.5 घंटा लगा, 1.5 घंटे में ये हुआ है। और अभी मैं उसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, बाद में दिखाऊंगी कि ये कैसे बना है। मैंने रबड़ी बना ली है और उसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। और आज की जो टॉपिक है हमारी राजा पुरुषोत्तम देव जी। वैसे तो पूरी में बहुत सारे राजा ऐसे थे जिनके बारे में बात की जा सकती है, जो बहुत ही मतलब शक्तिशाली और पावरफुल किंग थे, जो पुरी के जो गजपति थे। गजपति जो डायनास्टी गजपति की है, पुरुषोत्तम देव जी उनके सेकंड राजा हैं, मतलब द्वितीय हैं। पहले थे उनके पिताजी कपिलेंद्र देव। अभी जो गजपति जी की परंपरा चली आ रही है पुरी में, वो कपिलेंद्र देव जी से स्टार्ट हुआ था और उनके पुत्र हैं पुरुषोत्तम देव जी। मैंने आज पुरुषोत्तम देव को इसलिए चुना क्योंकि उनका जो मेरा ये सीरीज जगन्नाथ जी के ऊपर है और उनका जो एक्सपीरियंस जगन्नाथ जी के साथ हुआ था वो तो उड़ीसा के घर घर में मालूम है। और जैसे मैंने पहले ही कहा था, मेरा ये जो वीडियो है वो नॉन ओडिया लोग हैं उनके लिए है। और चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि पुरुषोत्तम देव जी कौन थे। पुरुषोत्तम देव जी, कपिलेंद्र देव जी जो गजपति पहले थे, सबसे पहले गजपति थे कपिलेंद्र देव जी, उनके पुत्र थे। और ये उनकी महारानी के पुत्र नहीं थे। मतलब महारानी, पहले जो रानियां आती थी उनके साथ दासियां आती थी, तो उनकी महारानी जी जो थी महापाट्टोदेई, उड़िया में रानी को महारानी जी को बोलते हैं महापाट्टोदेई। तो उनके साथ एक दासी आई थी पार्वती देवी। तो कपिलेंद्र देव जी को उनके साथ प्रेम हो गया, तो उन्होंने उनके साथ भी विवाह कर लिया था और उस विवाह को बोला जाता है फूल विवाह।
अगर आप किसी राजा किसी अपनी रानी के किसी दासी से विवाह करता है तो उसको बोलते हैं फूल विवाह। तो उस फूल विवाह के तौर पर वो भी उनकी रानी थी और उन्हीं के बेटे हैं पुरुषोत्तम देव जी। जब कपिलेंद्र देव जी का आखिरी समय आया तो उनकी जो रानी मुख्य रानी थी, उनकी जो सबसे पहले संतान थी, उनका नाम था हमवीर। तो वो हम्बी कहते हैं उनको, हमवीर हम्बी। तो वो चाहते थे कि वो राजा बने, रानी चाहती थी कि वो राजा बने, लेकिन वो इतना अग्रेसिव थे और उन्होंने कपिलेंद्र जी को अपने राज्य को बढ़ाने में बहुत मदद की थी। तो ऐसा देखा जाए तो हमवीर ही मतलब उचित उत्तराधिकारी थे, लेकिन वो इतने अग्रेसिव थे कि राजा उन्हें नहीं बल्कि पुरुषोत्तम देव जी को चुना। और इस चीज़ को लेकर दोनों भाइयों में बहुत तकरार भी हुई थी, लेकिन बाद में हमवीर ने पुरुषोत्तम देव जी को स्वीकार कर लिया था राजा के रूप में। और बाद में, पहले तो नहीं लेकिन बाद में जब कांची युद्ध हुआ था उन्होंने साथ दिया था पुरुषोत्तम देव जी का। कांची युद्ध के बारे में तो अभी हम बात करेंगे। ये वही इंसिडेंट है जिसके बारे में बात करना चाहती थी, जगन्नाथ जी के साथ उनका क्या एक्सपीरियंस था। तो आपको तो अगर पुरुषोत्तम देव जी के बारे में नहीं पता होगा तो फिर कांची कावेरी उपाख्यान के बारे में आपको थोड़ा बहुत मालूम होगा। अगर होगा तो आप जान जाएंगे पुरुषोत्तम जी भी है कौन। जब पुरुषोत्तम देव जी राजा बन गए और उन्होंने अपनी डायनेस्टी बहुत बढ़ा ली थी, तब उनको पता चला कांची की जो राजकुमारी थी उनका नाम था रूपाम्बिका। और तब के जो कांची को लेकर थोड़ा मतलब कन्फ्यूजन अभी भी है। कभी उनको कहते हैं कि वो विजयनगर के अंडर में आता था, जो कि काफ़ी हद तक सच माना जा सकता है, क्योंकि विजयनगर जो राज्य था वो बहुत बड़ा था और बहुत शक्तिशाली राज्य था और कभी मुगलों ने उसको कब्जा नहीं कर पाया। विजयनगर बहुत शक्तिशाली था, तो कांची उसके अंडर में आता था। लेकिन अभी फ़िलहाल वो तमिलनाडु स्टेट में है कांची। तो उसी के राजा थे साल्व नरसिंह देव और उन्हीं की बेटी थी रूपाम्बिका। तो उनके बारे में पुरुषोत्तम देव जी ने बहुत सुना था, वो बहुत खूबसूरत थी। तो पुरुषोत्तम देव जी ने साल्व नरसिंह देव जी जो थे, जो कांची के महाराज थे, उनके वहाँ अपना विवाह प्रस्ताव भेजा उनकी पुत्री के साथ। तो साल्व नरसिंह देव जी ने पुरुषोत्तम देव जी के बारे में सुना था और क्योंकि वो क्षत्रिय थे और वो चाहते थे कि वो जाने पुरुषोत्तम देव जी किस कास्ट से हैं और उनका जात गोत्र क्या है, वो सब पता करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक गुप्तचर को उड़ीसा भेजा था। तब का जो उड्र देश तब का था, तो वहाँ पर भेजा था। और कोइंसिडेंटली वो तभी आया जब रथ यात्रा हो रहा था। तो हमारे यहाँ पे रथ यात्रा पर परंपरा है कि जो रथ में जो भगवान रथ चलेगा उससे पहले जो राजा होते हैं वो सोने की झाड़ू से रथ की झाड़ू लगाते हैं और उसके बाद रथ निकलता है, चलता है। उसको बोलते हैं छेरा पोहरा। क्योंकि उड़ीसा के जो राजा होते थे वो प्रधान सेवक होते थे। उड़ीसा के जो ओरिजिनल राजा होते थे वो जगन्नाथ जी होते थे। तो क्योंकि वो जगन्नाथ जी के सेवक हैं और इसलिए ये झाड़ू लगाना ये एक सेवा में आता है। तो वो जो गुप्तचर था उन्होंने देख लिया झाड़ू लगाते हुए, उसने उसको कुछ गलत तरीके से ले लिया कि कोई राजा कैसे झाड़ू लगा सकता है। और फिर बाद में उसको पता चला कि वो दासी की पुत्री है, रानी की पुत्र नहीं है। तो ये बात जाके साल्व नरसिंह देव जी को उन्होंने बताया। तो साल्व नरसिंह देव जी ने जो उनका विवाह प्रस्ताव भेजा था पुरुषोत्तम देव जी ने, उसका जवाब में ये लिखा कि मैं किसी झाड़ूदार के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूँगा। तो इस चीज़ को पुरुषोत्तम देव जी ने अलग तरीके से ले लिया। उनको लगा कि ये उनका अपमान नहीं है, जगन्नाथ जी का अपमान है। तो उन्होंने वो तब राज्य राजधानी हुआ करता था कटक बारवाटी दुर्ग। तो वहीं से वो कांची के साथ युद्ध करने के लिए कूच कर गए। कांची छोटा सा राज्य था लेकिन बहुत बलशाली, बहुत शक्तिशाली राज्य था। तो पहले का जो युद्ध हुआ वो हार गए, पुरुषोत्तम देव जी हार गए। उसके बाद उनको याद आया कि युद्ध को जाने से पहले उन्होंने जगन्नाथ जी का आशीर्वाद नहीं लिया है। तो वही युद्ध से सीधा वो कटक आने के बजाय सीधा पुरी चले गए और जगन्नाथ मंदिर का जो गर्भगृह था
उसके अंदर मतलब जो पट होता है, दरवाज़ा होता है, उसको बंद करके वहाँ पर वो जगन्नाथ जी के सामने बच्चों की तरह रोने लगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी का हर एक पल आपको समर्पित किया, अगर मैं झाड़ू लगाता हूँ तो वो आपकी सेवा है। उस चीज़ को लेकर मेरा मजाक उड़ाया गया, आपका मजाक उड़ाया गया, और मैं युद्ध करने के लिए उस वजह से गया और मैं हार गया, आपने मेरा साथ नहीं दिया। ऐसा करके वो वहीं पर रोते रहे और वहीं पर वो सो गए। तो जगन्नाथ जी उनके सपने में आए और उन्होंने कहा तुम उठो और फिर से युद्ध करने जाओ और इस बार मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो अचानक उनकी नींद खुल गई, लेकिन उनको उस बात का एहसास था कि जगन्नाथ जी उनके सपने में आए हैं और उन्होंने ऐसा कहा है। और उसी चीज़ को, क्योंकि जगन्नाथ जी ने उन्हें युद्ध करने के लिए कहा था, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फिर से कांची की तरफ कूच कर लिया युद्ध के लिए, क्योंकि उनको यकीन हो गया था कि जगन्नाथ जी उनका साथ देंगे। तो जब वो जा रहे थे युद्ध के लिए, सारी सेना निकल पड़ी, सब कुछ निकल पड़े युद्ध के लिए कांची की तरफ कूच करने। तो कांची के लिए सब निकल पड़े और जब रास्ते में उन्हें एक क्या बोलते हैं ना, ग्वालन मिली, जो राजा का रास्ता उन्होंने वहाँ पर रोक लिया। तो उसका नाम था माणिको ग्वालन। और इस माणिको ग्वालन के ऊपर मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि उसके बारे में बताना तो बहुत ज़रूरी है। और माणिको ग्वालन मिली, उन्होंने राजा का रास्ता रोका, बोला कि आपके 2 सिपाही आए थे और उन्होंने छाछ पिया मेरे से, और अगर आप उनका बकाया नहीं चुकाएंगे तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारा राजा पीछे आ रहा है, वो हमारा बकाया देगा। और उन्होंने एक मुद्रिका मुझे दे दी है और आप इस मुद्रिका को वापस लो और मेरा पैसा दे दो। तो जो मुद्रिका उन्होंने जगन्नाथ जी राजा पुरुषोत्तम देव को दिया, तो राजा पुरुषोत्तम देव जी उसको देख के आश्चर्य हो गए, क्योंकि वो मुद्रिका वही थी जो वो युद्ध से जीत के लाए थे और जगन्नाथ जी को अर्पण किया था। और वो मुद्रिका जगन्नाथ जी के लॉकर में रहता है और लॉकर की चाबी पुरुषोत्तम देव जी के पास था। तो उनके वहाँ से कोई चाबी चुरा के वो जो लॉकर से ये अंगूठी निकालें जो कि जगन्नाथ जी की है, इसकी हिम्मत किसी की नहीं होगी। तो फिर उन्होंने माणिको से पूछा, तो माणिको ने बताया हाँ 2, एक बड़ा एक छोटा सिपाही आए थे, एक काले घोड़े पे था, एक सफ़ेद घोड़े पे था। उन्होंने कहा कि हम राजा के सिपाही हैं, हम लड़ने जा रहे हैं और हमें चांस दे दो और पैसा उनसे ले लो। तो इसी बात से राजा को यकीन हो गया कि जगन्नाथ जी और बलभद्र जी दोनों ही हैं जो उनसे पहले चले गए हैं युद्ध करने के लिए। फिर वो उनमें एक अजीब सा जोश आ गया और वो चले गए युद्ध करने के लिए। उसके बाद तो सबको पता है कि वो कांची का वो युद्ध पुरुषोत्तम देव जी ने जीता था, और जो राजकुमारी रूपांबिका थी उनको उन्होंने बंदी बना के वापस उड़ीसा ले आए थे। और जो उनके और वो गणपति जी और एक श्री कृष्ण जी की एक मूर्ति भी वो अपने साथ लाए थे, जो कांची के मतलब राजनिवास में वो पूजा होते थे। अभी वो जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में ही है, कांची गणेश और माधव के रूप में है। तो जब वो राजकुमारी जी को ले आए बंदी बना के, और उनके अंदर बहुत गुस्सा था, क्योंकि उनके पिताजी ने वो रूपांबिका से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन फिर भी जो उनके पिताजी ने कहा था कि तुम एक झाड़ूदार हो, मैं जगन्नाथ जी का सेवक हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे झाड़ूदार कहा। तो उन्होंने पुरुषोत्तम जी ने, आपके जो महामंत्री थे, उन्हें कहा कि जो सबसे बेस्ट झाड़ूदार होगा उसी के साथ इस राजकुमारी का विवाह कराइए। और मंत्री जानते थे कि राजा बहुत प्रेम करते हैं राजकुमारी से, तो उन्होंने 1 साल तक इंतज़ार किया। फिर से रथ यात्रा हुई और फिर राजा आए झाड़ू लगाने के लिए रथ के ऊपर, जिसको मैंने बोला था कि छेरा पोहरा बोलते हैं, और उस झाड़ू को बोलते हैं समार्जनी। तो वो समार्जन करने के लिए जब आए तो जो मंत्री थे वो रूपाबिका को लेकर वहीं पर पहुंच गए रथ के ऊपर। तो बोला, महाराज मैंने सबसे अच्छा झाड़ूदार ढूंढ लिया है और वो मेरे सामने है, और मेरे राजा ने आदेश दिया था कि सबसे अच्छे झाड़ूदार के साथ विवाह होगा, तो आप इससे विवाह कीजिए। तो मंत्री की चतुराई से राजा मतलब हतबक रह गए कि क्या हुआ। तो फिर भी चलिए, उन्होंने रानी
रूपाम्बिका से विवाह कर लिया, राजकुमारी रूपाम्बिका से विवाह कर लिया। और उसके बाद जो नाम परिवर्तन होता है तो उनका जो नाम था उड़ीसा में, उसका नाम दिया गया रानी पद्मावती। ये पद्मावती राजस्थान वाली नहीं है, ये हमारी वाली रानी है पद्मावती, और ये उनसे बहुत पहले की हैं। और राजा पुरुषोत्तम देव जी सिर्फ इस वजह से फेमस नहीं है कि उन्होंने जगन्नाथ जी उनके लिए युद्ध करने के लिए गए थे या फिर कुछ और। उन्होंने मंदिर का भी बहुत उन्नति किया है। पहले अगर आप मंदिर आएंगे तो एक होता है गर्भगृह, उसके पहले होता है नाट मंडप, उसके पहले होता है भोग मंडप, नाट मंडप। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पुरुषोत्तम देव जी ने बनाई थी। और जो मेघनाथ पाचेरी है उसको भी पुरुषोत्तम देव जी ने बनाई थी। और मंदिर को उन्होंने अपने युद्ध में जितने सारे जो धन लाते थे उन्होंने बहुत सारा धन दान किया था मंदिर को। और कपिलेंद्र देव जी जो उनके जो पिताजी थे वो पहले गजपति थे और दूसरे गजपति थे। और गजपति डायनेस्टी शुरू होते ही उन्होंने जगन्नाथ जी को अपना राजा और खुद को अपना प्रजा मतलब सेवक घोषित कर दिया था। तो अपने आप को राजा नहीं मानते थे, तो वो राउतो होते, अपने आप को राउतो बोलते थे, राउत और राउत राय। तो कपिलेंद्र देव का नाम था कपिलेंद्र देव राउत राय, और पुरुषोत्तम देव जी का नाम भी था पुरुषोत्तम देव राउत राय। तो राउतों का मतलब होता है सेवक। तो उन्होंने अपने आप को सेवक घोषित कर लिया था। और ये जो कहानी तो नहीं है, ये सच्चाई है। और इसको साबित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप मंदिर गए हैं तो मंदिर वहाँ पर जो होता है ना गरुड़ स्तंभ होता है। गरुड़ स्तंभ के राइट साइड में पीछे आप देखेंगे एक काला घोड़ा और एक सफ़ेद घोड़ा पे जा रहे हैं, वो एक चित्र खुदाई हुई है मंदिर में, तो वो इसी चीज़ को दर्शाता है। और एक जगन्नाथ जी का जो पश्चिम द्वार है वहाँ पर घोड़े और सफ़ेद घोड़े और काले घोड़े पे जगन्नाथ जी और बलभद्र जी का जो मूर्ति लगा हुआ है वो उसी बात को रिप्रेजेंट करता है। तो ये थे पुरुषोत्तम देव जी, और ये थी पुरुषोत्तम देव जी की कहानी। और कैसे उन्होंने जगन्नाथ जी ने उनकी राजा के सम्मान रक्षा करने के लिए खुद युद्ध करने के लिए उतरे। और जगन्नाथ जी तो जगन्नाथ जी हैं, उनके बारे में और क्या कहना, अगर बोलते रहेंगे तो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो कल हम बात करेंगे माणिको गौडुणी के बारे में। गौडुणी उड़िया में गौडुणी को मतलब तो ग्वालन होता है ना, उसको बोलते हैं गौडुणी। तो उसकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसके बारे में अगर नहीं बताऊंगी तो मेरा सीरीज़ भी कंप्लीट नहीं होगा। तो हम कल उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी चल के देख लेते हैं हमारी रबड़ी को। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है रबड़ी जो जगन्नाथ मंदिर में लगता है भोग। इसमें बाहर का कोई दूसरा फ्लेवर नहीं जाता, सिर्फ दूध और चीनी। और अगर आपको हमारा आज का ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।